हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं निडल स्टिक इंजरी। कि निडल स्टिक इंजरी क्या होता है, ये कैसे होता है, निडल स्टिक इंजरी हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक कि निडल स्टिक इंजरी क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इसके नाम में देख पा रहे हैं ना, निडल स्टिक इंजरी, यानी कि हमें निडल से जो कहीं ना कहीं कट लग गया है या कहीं ना कहीं वो हमें जैसे चुभ जाती है, पिक हो जाती है, ठीक है, तो हमें इंजरी हो गई है, तो उसी को बोला जाता है निडल स्टिक इंजरी, यानी निडल से हमें कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे लैब टेक्नीशियंस, जो फ्लैबोटमिस्ट हैं, और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा चांस होता है जो हमारे स्वीपर्स होते हैं ना, जो हमारा वेस्ट उठाते हैं या जो वहां पे सफाई कर रहे हैं, उनको भी फ्रेंड्स निडल स्टिक इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो आज हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करूं मैं यहाँ पर जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ या हमारे फ्लैबोटमिस्ट जो लैब टेक्नीशियंस हैं, वहां से मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं कि जब हम किसी का ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं या ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं हम, तो उस केस में क्या होता है, हम काफी सारी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से हमें निडल स्टिक इंजरी हो जाती है। अब वो कैसे करते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये सिरिंज है, जब हमारा कोई भी टेक्नीशियन या कोई पैरामेडिकल स्टाफ अगर ब्लड सैंपल लेता है, तो फॉर एग्जांपल ये निडल है हमारी। अब जैसे मान लो हमने सैंपल ले लिया पेशेंट का, अब सैंपल लेने के बाद क्या होगा कि हमें ये रिकैपिंग करना होता है। जब हम सैंपल लेने के बाद अगर पेशेंट हमसे कोई बात कर रहा है या कोई अदर हमसे बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिकैपिंग भी करते रहते हैं और साइड में उससे बात भी करते रहते हैं। जब हम रिकैपिंग करेंगे तो कई बार क्या है, हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा माइंड फोकस था जो हमारा ब्लड सैंपल पे था, लेकिन वो दूसरी तरफ चला जाता है। जिस कंडीशन में क्या होता है, कई बार ये रिकैपिंग ना होकर सीधा हमारे हाथ में लग जाती है, अंगूठे में, फिंगर्स में, कहीं भी लग सकती है। तो सबसे ज्यादा जो चांस होता है ना जो निडल स्टिक इंजरी का, वो रिकैपिंग से होता है। तो जब भी फ्रेंड्स आप रिकैपिंग करें सैंपल लेने के बाद, तो प्रॉपर फोकस आपका निडल के ही ऊपर रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको निडल स्टिक इंजरी होने का जो चांस है वो ना कि बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब आप देख के करेंगे तो शायद आप सही कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका पूरा माइंड फोकस इस पे ही रहेगा, ठीक है। इससे बचने के लिए कुछ लैब्स ने, जो थोड़ी बड़े टाइप में लैब्स हैं, उन्होंने कुछ चेंज भी किया है। क्योंकि उन्होंने सेंड से सैंपल लेना बंद करके एक वैक्यूटेनर सिस्टम रहता है, इस तरह की उसकी निडल रहती है। तो अभी मेरे पास इसका होल्डर नहीं है, अगर होता तो मैं अभी आपको दिखा देता। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें रिकैपिंग की जरूरत नहीं होती है। जब रिकैपिंग की जरूरत होती है तो आपका जो निडल स्टिक इंजरी होने का चांस है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि जब रिकैपिंग करेंगे नहीं हम, तो फ्रेंड्स फिर हमें निडल लगने का जो चांस है वो काफी कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, होल्डर होता है, होल्डर इसमें सेट हो जाता है, और जब हमें सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा बायोहजार्ड्स बॉक्स होता है उसमें डायरेक्टली इसको कट कर देते हैं। होता इससे भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे नहीं होता, लेकिन जो हमारी नॉर्मल सिरिंज है इससे कम चांस इसके अंदर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा चांस जो होता है हमें रिकैपिंग का, वो होता है हमें निडल स्टिक इंजरी का, वो रिकैपिंग से होता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद कुछ लैब्स में मैंने खुद देखा भी है, निडल को ऐसे ही छोड़ दिया। अब निडल को ऐसे ही छोड़ दिया, अब हो सकता है कि वो किसी ना किसी को प्रिक हो जाए, लग जाए, जब वो निडल आपकी अगर ओपन में रखी हुई है। सेम कंडीशन रहती है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कि जो हमारे नर्सिंग स्टाफ होते हैं। किसी को अगर इंजेक्शन दिया है, बैड पे निडल रखी हुई है, साथ में वो निडल से ऐसे ही छोड़ दी, पता चला कि वो किसी को लग गई। काफी टाइम्स क्या होता है कि सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, निडल को ऐसे ही हमने जो हमारा बायोहजार्ड वेस्ट बॉक्स होता है उसमें ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा वेस्ट का जो लेने आएगा उसको कई बार उसको भी लग जाती है वो निडल। तो एक तो जब भी आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो कभी भी ओपन निडल नहीं डालनी है,
सिर्फ ओपन निडल उसी के अंदर डाली जाती है जो हमारा सिर्फ निडल बायोहजार्ड बॉक्स होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फिर बंद हो जाता है और वो छोटा सा बॉक्स होता है, सिर्फ निडल के लिए ही बनाया गया होता है। लेकिन कुछ लैब्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पूरी एक बायोटी जो हमारी डस्टबिन टाइप होती है ऐसे रख लेते हैं, उसमें निडल ऐसे ही डालते रहते हैं। कई बार उसके ऊपर कैप है, कई बार नहीं है। अब क्या होता है कि जब कोई जो हमारा स्वीपर है वो सफाई करने आ रहा है, ठीक है, कई बार नीचे गिर जाती है तो हम उसे उठाते नहीं है। अब जो सफाई करने आएगा उसके पैर में भी लग सकती है, जो अगर पोछा लगा रहा है तो उसके हाथ में भी लग सकती है, तो उससे भी निडल स्टिक इंजरी होने का काफी हद तक चांस रहता है। तो ये तो बात थी हमारी कि निडल स्टिक इंजरी होता कैसे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो वैसे तो यही है मेरा कहना कि ना हो तो ज्यादा अच्छा है, इसे जितना कम से कम आप कर सकते हो, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो पहला है कि अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक मतलब घबराना नहीं है कि भाई मुझे निडल लग गई है, अब पता नहीं क्या होगा। अब लग गई है तो भाई थोड़ा सा तो कुछ आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जिस जगह आपका प्रिक हुआ है उस जगह को एक तो आपको अपने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ब्लड निकल गया, मुंह में डाल लिया, ठीक है, या उस पर कुछ लगा लिया, तो उस पर कुछ नहीं लगाना है, सीधा उसे रनिंग टैप वाटर में वॉश करना। वॉश करने के लिए ऐसा नहीं किसी बर्तन में आपने पानी भर लिया और फिर उसमें आपने उसको धो दिया या उसको दबा दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ रनिंग टैप वाटर, जो बहता हुआ पानी, कि जो भी इंफेक्शन आपके अंदर जा रहा है तुरंत थोड़ा बहुत निकल जाए। और उसको जब तक धोना है जब तक वो ब्लड ऑटोमेटिक अपने आप बंद ना हो जाए, कम से कम 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स तो कम से कम उसको धोना है, ठीक है। इसके बाद जो पेशेंट जिसकी आपको निडल लगी है उसका एक, जो हमारे ये HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HCV, जो हमारे ट्रांसमिटेड डिजीज के जितने भी टेस्ट हैं, HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, सिफिलिस, ये जो टेस्ट करते हैं हम, ठीक है, हेपेटाइटिस C, तो ये सभी टेस्ट उस पेशेंट के हमें करने होते हैं। वो ये चेक करने के लिए कि उस पेशेंट को कोई इस तरह का वायरल इंफेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर पेशेंट नॉर्मल है तो शायद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर पेशेंट पहले से किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है तो आपको चांस ज्यादा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% हो ही जाए, लेकिन चांस बन जाता है। तो जो जिस पेशेंट की हमें निडल लगी है, हमें उस पेशेंट के सारे टेस्ट कराने होते हैं, ठीक है, साथ में अपने भी टेस्ट कराने होते हैं। दूसरा स्टेप क्या लिया जाता है फ्रेंड्स, ये तो पहला स्टेप हो गया कि हमें उसको वॉश कर देना है। तुरंत ही हमें जो हमारा वहां पे सीनियर मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजर रोल या हमारा जो भी वहां पे HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको हमें तुरंत ही इन्फॉर्म करना होता है कि सर मेरे निडल लग गई है, इस पेशेंट की लगी है, ये पेशेंट की हिस्ट्री। वो भी उस पेशेंट से बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उसको कोई पहले कोई डिजीज हुई है या अभी करंट में कोई डिजीज चल रही है। ये सब करने के बाद अगर पेशेंट में कोई इंफेक्शन है पहले से, तो हमें तुरंत ही जो भी हमारा नजदीकी वहां पर HIV डिपार्टमेंट या कोई भी इस तरह का डिपार्टमेंट अगर वहां पर नियर बाई है, तो वहां पर जाकर तुरंत हमें PEP की डोज लेनी होती है। और जितना जल्दी आप ले लेंगे उसको, ऐसे 8 घंटे के अंदर अंदर ये डोज ले लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर पेशेंट HIV इन्फेक्टेड है और उसका निडल हमें पिक हो गई है, तो HIV क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब इसका वायरस अगर एंटर हो गया है तो ये कॉपियां बहुत ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि RNA बेस है। HIV का जो वायरस होता है ये RNA बेस होता है। हेपेटाइटिस है C जो है ये भी RNA बेस है। तो इनमें क्या है कि ये कॉपी पे कॉपी बहुत जल्दी बनाता है, इतनी कॉपियां डेवलप कर देता है कि बहुत ज्यादा। तो इसलिए तुरंत आपको जो भी नजदीकी हॉस्पिटल्स है वहां से जाके ये, फिर इसमें बाद में आपका ट्रीटमेंट चलता है। हो सकता है 1 मंथ चले, हो सकता है 2 मंथ भी चल सकता है, हो सकता है 15 डेज या 7 डेज में भी काम हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी निडल के ऊपर, आपकी निडल कितनी लगी है, किस एंगल में लगी है, ब्लड कितना निकला है। कई बार क्या है कि हमें मान लो हल्की स्किन में ही लगी थी, कई बार हमें ज्यादा डीप लग गई है, तो वो सब चीजें का डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन होने का चांस कितना है, ठीक है। लेकिन अगर हम जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो हमें लगभग 70% जो चांस है वो हमारा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर निडल लग जाए तो पैनिक नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको माउथ में नहीं लेना चाहिए, कुछ भी उस पर एंटीसेप्टिक वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें नहीं लगानी चाहिए, सीधा उसे बस वॉश करना है। और तब तक वॉश करना है जब तक हमारा ब्लड रुक ना जाए, ठीक है।
इसके बाद हमें अपने मैनेजर्स को बताना है, जो भी हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसके बाद पेशेंट का टेस्ट, साथ में अपना भी टेस्ट, और फिर अपना एक जो इसका विंडो पीरियड होता है, कुछ में 1 मंथ बोलते हैं, कुछ में 6 वीक्स बोला जाता है। तो लगभग 6 वीक पे एक बार आपको रिपीट टेस्ट कराना होता है, ये देखने के लिए कि जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, उसकी एंटीबॉडी बनी है, नहीं आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा तो सबसे ज्यादा यही मानना है, कहना भी यही है कि हमें, क्योंकि देखो अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, आगे भी हमें काम करना है, इसी लाइन में काम करना है, तो क्यों ना हम हर चीज में प्रिकॉशन लेके काम करें। तो हमें पूरे तरीके से, क्योंकि जितनी भी लैब्स होती हैं वो हमें हर चीज हमें प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से ये सब चीजें कर पाते हैं। क्योंकि जब अगर हम एक पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, एक पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं, या हम एक पेशेंट पे अगर उस टाइम कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो प्रॉपर हमारा जो फोकस है वो वही होना चाहिए, दूसरी साइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा माइंड चेंज होगा तभी इस तरह की चीजें होती हैं। कई बार क्या है कि कुछ लोग निडल को, जैसे रेक्टोरियल होल्डर होता है, उसको ऐसे खड़ा भी रख देते हैं, तो वो भी कई बार लग जाता है। और एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ये तो मिडिल ईस्ट की इंजरी था, लेकिन एक इंजरी और भी हमें कई बार हो जाती है। कुछ लैब्स में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स में, बड़ी लैब्स में, कि ग्लव्स पहन के आपको सैंपल लेना चाहिए। मेरे भाई काफी लोग मैंने देखा है कि विदाउट ग्लव्स सैंपल लेते हैं। उनकी जो टीम्स होती है, क्वालिटी टीम्स है, वो बार बार उनको रिपीट भी करती है कि आप ग्लव्स पहन के सैंपल लो, विदाउट ग्लव्स सैंपल ना लो। पेशेंट भी कभी कभी टोक देता है कि आप लोग ग्लव्स नहीं पहनते, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सर हमने सैनिटाइजर लगा लिया। अब सैनिटाइजर लगाने से कोई आपको इंजरी जो होगी वो सैनिटाइजर से नहीं रुकेगी। जैसे सपोज ये जो आपकी फिंगर्स होती है ना, यहाँ पे कई बार कट लग जाते हैं, और जब हम विदाउट ग्लव सैंपल ले रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर हमारा ब्लड क्लॉट्स अगर कहीं पे लग गया, कोई ब्लड का ड्रॉप्स कहीं भी अगर हमारी फिंगर्स पे, तो वो क्या है कि हमारे ब्लड से मिक्स हो सकता है, और वो भी हमें एक इन्फेक्शन फैलने का चांस बना सकता है। कहीं अगर हमारे हाथ में कहीं और भी कट है, क्योंकि बाकी कट तो हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन ये वाले कट हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा सैंपल जब भी लें ब्लड का, आप बिना ग्लव्स के सैंपल ना लें। कई बार ऑपरेशन थिएटर्स जो होते हैं, हमारे ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं, वहां भी निडिलिस्टिक इंजरी होने का काफी ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि सर्जरी का ब्लेड है वो ऐसे ही पड़ा हो जाता है, कई बार गिर जाता है। तो फ्रेंड्स इन सब चीजों से बचें, स्वस्थ रहें, और आगे तक के बारे में सोच कर चलें कि आज हमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमें हमारा कल खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।